जानते हो कि भारतीय संविधान की भाग 4 में 36 से लेकर के 51 तक नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। आयरलैंड से लिए गए हैं नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व जो है आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों का अगर पालन नहीं हो तो न्यायालय में नहीं जाया जा सकता, न्यायालय द्वारा ये प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन क्या आपको पता है कि नीति निर्देशक तत्व की सर्वप्रथम जो सिफारिश की थी संविधान सभा में वो BN राव ने की थी। और नीति निर्देशक तत्वों पे अगर बात करें तो ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को संविधान की मूल आत्मा कहा और KT शाह ने कहा कि नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की इच्छा पर निर्भर है। और संथानम के अनुसार नीति निर्देशक तत्वों के कारण केंद्र तथा राज्य में राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री एवं राज्यपाल तथा मुख्यमंत्री में टकराव होगा, ये बात संथानम ने कही थी। और नीति निर्देशक तत्वों की यही आलोचना है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो जो राज्य के पास में संसाधन होंगे तो नीति निर्देशक तत्वों को अच्छे तरीके से लागू किया जाएगा। नीति निर्देशक तत्वों के महत्व की बात करें तो इसके पीछे जनमत की शक्ति है और संवैधानिक टकराव कोई कारण नहीं है, जनता के हितों के लिए आवश्यक है और शासन के जो मूल्यांकन है उसका आधार है नीति निर्देशक तत्व। और नीति निर्देशक तत्व का अगर 3 तरीके से वर्गीकरण करें, जैसे 36 से लेकर के 51 तक, तो कुछ है जो समाजवादी सिद्धांत है, जैसे है ना, जैसे 39A, 41, 42, 43 और 47। और गांधीवादी सिद्धांतों की बात करें तो 40, 43, 46, 47 और 48। और उदारवादी सिद्धांतों की बात करें तो 44, 48A, 49, 50 और 51। तो नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में अगर अंतर की बात करें तो देखो अंतर यह है कि मूल अधिकार जो है वो नकारात्मक है और नीति निर्देशक तत्व है वो सकारात्मक है। मूल अधिकार जो है उनका दायरा संकुचित है, नीति निर्देशक तत्वों का दायरा बहुत ज़्यादा व्यापक है। और मूल अधिकार जो है वो राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करते हैं और नीति निर्देशक तत्व है जो सामाजिक और आर्थिक जो लोकतंत्र है उसकी स्थापना करते हैं। और मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकारों का उल्लंघन होता है तो न्यायालय द्वारा गारंटी दी जाती है, प्रत्याभूति दी जाती है उनकी सुरक्षा की। नीति निर्देशक तत्वों के साथ में ऐसा नहीं है। तो आप मोटा मोटी समझ गए होंगे कि जो नीति निर्देशक तत्व है वो आर्थिक और जो सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना में बहुत ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन जिसे कह सकते हैं वो निभाते हैं। और नीति निर्देशक तत्वों को अगर आपको याद करना है तो जैसे मैंने बताया, जो वैसे तो सारी हैं 36 से लेकर के 51 तक सारी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो 36 के अंदर तो राज्य को परिभाषित किया गया है। और उसके बाद में अगर बात करें तो 39 के अंदर जो है स्त्री और पुरुष के समान वेतन की बात है। और 39K के अंदर गरीब और निःशुल्क कानूनी सहायता है उसकी बात है। 40 के अंदर जो ग्राम पंचायत है उसकी स्थापना की बात है। और 41 के अंदर जो काम करने का जो अधिकार है अनुच्छेद 41 के अंदर है, जैसे हम नरेगा के अंदर बात करते हैं 41 के अंदर। 42 के अंदर मानवीय आधार पर कार्य और मातृत्व जो राहत है बिल्कुल उसकी बात की है। और 43 के अंदर प्रबंधन की जिसे सहभागिता हम कहते हैं 43 के अंदर उसकी बात है। और 43K के अंदर प्रबंधन की भागीदारी है उसकी बात है। और 43 की सिर्फ बात करें तो सभी कर्मचारियों को निर्धारित मात्रा के अनुसार अवसर उपलब्ध करवाने की बात है। तो प्रबंधन में जो भागीदारी अगर पूछे तो 43K की बात आपको बतानी है। 44 के अंदर सम्मान नागरिक जो संहिता है उसकी बात है। और 45 के अंदर आपको पता है 0 से लेकर के 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की बात है। 46 के अंदर अनुसूचित जो जाति है और जनजाति है उनके शैक्षणिक जो हित है उसकी बात कही गई है। 47 के अंदर जो जन स्वास्थ्य लोगों के रहन सहन जीवन स्तर उसकी बात कही गई है। 48 के अंदर जो गाय बछड़ा है ना और अन्य जो दुधारू पशु है उनकी बलि के रोकने की बात की गई है। और 48K के अंदर पर्यावरण संरक्षण, पर्यावरण की सुरक्षा और वन्य जीव संरक्षण की बात बहुत ही महत्वपूर्ण है 48K को लेकर के। और 49 के अंदर राष्ट्रीय महत्व की जो धरोहर है उनकी सुरक्षा की बात है। और 50 के अंदर बात करें तो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात है। और 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात है। अगर मुझसे कहे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण दोस्तों, मैं कहूँगा देखो 38 लोकल लैंड कार्य राज्य की बात करता है, 39 इंपॉर्टेंट है, 40 ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात करता है महत्वपूर्ण है। और 44 समान नागरिक संहिता उसकी बात करता है। और 48 जो है कि मैंने बताया था पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से वो महत्व है। और 50 जो कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की बात करता है। 51 जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति भ्रातृत्व उसकी बात करता है। तो इस तरीके से आप पढ़िए। अब आप कहते हो कि साहब टाइम लगता है, ये देखो मेरे सामने गाइड पढ़ी है और मैंने इससे पढ़ करके पूरे के पूरे नीति निर्देशक तत्व जो है आपको 5 मिनट के अंदर सुना दिए। अब दोस्तों आप बताओ, बिल्कुल भारत के संविधान के अंदर जैसे मान लो 30 चैप्टर है,
तो 1 महीने के अंदर अगर आप आधा आधा घंटा पढ़े तो चैप्टर क्यों नहीं होगा। बिल्कुल इस तरीके से मेरा कहना यही है ना। मैं आपको जो टॉपिक है वो कम पढ़ाता हूँ, क्योंकि सब आप BSc BCom है दोस्तों, और आपको अच्छे तरीके से पढ़ना आता है। तो मेरी कोशिश है मैं आपको बताऊँ कम समय के अंदर, एक तो पढ़ने की स्पीड बढ़ाओ, जब पढ़ो उस समय ध्यान से पढ़ो। अब जैसे ये टॉपिक है, अब आपने पढ़ लिया, अब जैसे नीति निर्देशक तत्व, ये लो साहब ये किताब मैंने साइड के अंदर रख ली, अब नीति निर्देशक तत्व आपको याद करना है ना, अब उनकी जुगाली करना है। जैसे मैंने पढ़ लिया, ये आपने पढ़ा अभी, ठीक। अब आप करो कैसे, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की बात करते हैं, 36 से 51 तक नीति निर्देशक तत्वों की बात है। और नीति निर्देशक तत्व जो है सबसे पहले BN राव ने इसकी बात कही थी, फिर 36 ये कहता है, फिर धीरे धीरे उनकी बात करो, फिर नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकारों में जो अंतर है उसकी बात कर दो, और फिर नीति निर्देशक तत्वों का महत्व बता दो। कभी भी उठाकर आपसे पूछो, इस तरीके से तैयारी करो, इतना कॉन्फिडेंस आएगा आपने। भाई जब पढ़ना है उस समय इस कुर्सी से जब तक याद नहीं हो जाए तब तक उठो मत, ऐसी आप कोशिश करो। और दोस्तों अगर ऐसी सीरीज ये आपको अच्छी लगे तो मैं और कोशिश करूँगा। और मुझे ऐसा लगता है जो किताबों में है आप खुद पढ़ सकते हो, तो मुझे उनके बोलने का औचित्य थोड़ा नज़र कम आता है। बाकी अगर आप कहोगे तो एक और सीरीज ऐसी लेकर के आएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।